हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे, ऑडियो वीडियो सही है? ठीक है। गुड मॉर्निंग रेखा जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के विधान से 100+ मॉक टेस्ट, एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है? एक्टस रिया होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, साथ ही साथ उसको इंजरी होनी चाहिए। स्टेजेस, सबसे पहले इंटेंशन, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट और कंप्लीशन। ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। इनको हेट क्राइम क्या होते हैं, एजल एक्सेप्शन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बाकी सब कुछ डिस्कस कर लिया था। सिर्फ आज जो है वो प्राइवेट डिफेंस करेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। क्लियर मैम? ठीक है। गुड मॉर्निंग सुखराम जी, कैसे हैं? जी क्लियर है। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, कि मतलब 28-29 तक जो है वो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम से कर लिया जाए तो ठीक रहता है सबका। चलो, प्राइवेट डिफेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड किए गए हैं वेरियस राइट, एंड इंडियन पेनल कोड हैज ऑल्सो हैज गिवन राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वेरियस राइट दिए गए हैं, साथ साथ इंडियन पेनल कोड में भी जो है वो क्या दिया गया है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के कुछ सेक्शंस जो है वो दिए गए हैं। एंड एक्ट, जिसमें कहा गया है कि कोई भी एक्ट किया जाता है जब प्राइवेट डिफेंस में, ठीक है, वो ऑफेंस नहीं होता। और when it is done in order to protect a person or one's property, ठीक है, it can also be used a condition to unsound mind or intoxicated or infancy of the accused, कि निजी बचाव में किया गया कार्य जो है वो अपराध नहीं है, और जब यह किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए जो है वो किया जाए। इसका उपयोग आरोपी के दिमाग को अस्वस्थ करने या नशे या शेषावस्था में भी जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, और right to be exercised subject to the certain restrictions such as against a public servant performing his duty, any person working under this direction, and when there is no danger to the grievous harm, and one can call for help from a public authority। यह अधिकार का उपयोग, इस अधिकार का प्रयोग जो है वो कुछ प्रतिबंधों के अधीन किया जाना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आपको, देखो, आपको प्राइवेट डिफेंस दिया है, प्राइवेट डिफेंस दिया है, प्राइवेट राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया है, तो इट मींस ये नहीं है कि आप प्राइवेट डिफेंस करते करते किसी के ऐसी जान ले लो। कि किसी पर्सन ने आपको ऐसे अपना जैसे कि किसी को डराने की कोशिश करी और दूसरे पर्सन ने सामने से इसको शूट ही कर दिया, तो इस इतना ज्यादा प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। देखा जाता है कि डिग्री मतलब कितनी ज्यादा चांसेस थे उस पर्सन की डेथ के। ठीक है, क्या उस पर्सन ने, ऐसा तो नहीं था उसने लाठी से थोड़ी सी चोट लगाई और उस पर्सन ने उसको शूट कर दिया, ठीक है, एकदम से उसकी जान ले ली। तो ये सब जो है वो कंडीशन देखी जाती है। ये जो राइट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये एक्सरसाइज, ठीक है, ये जो राइट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये एक्सरसाइज किया जाता है सब्जेक्ट ऑफ सम रेस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। ठीक है, सच एज अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, एनी पर्सन वर्किंग अंडर द डायरेक्शन। ठीक है, कि ये बोला है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है तो उसको अपने सीनियर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। व्हेन देयर इज नो डेंजर ऑफ अ ग्रीवियस हार्म, वन कैन कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी।
ठीक है, कि उसके निर्देशन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब गंभीर नुकसान को खतरा हो का कोई खतरा है या कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण से मदद मांग सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या है, उदाहरण क्या है, तो ये बोला है कि ए जो है वो अटेम्प्ट करता है किसी ए आपके घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, आपके पास पुलिस को बुलाने का समय है, तो आप इस राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि किसी ने कॉल किया कि मैं तेरे को मारने के लिए आ रहा हूं और तुम वेट करते रहे कि कब कोई पर्सन आपको मारने के लिए आएगा तब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करेंगे, तो नहीं। जब आपके पास अवेलेबल टाइम था तो आप पुलिस को बुला सकते थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और ए ने आपकी संपत्ति का अतिक्रमण जो है किया है, तो आप और आपका जीवन जो है गंभीर खतरे में है, तो आप इस अधिकार का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, आप इस राइट को एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। और सेक्शन 100 जो है वो आपका प्रोवाइड करता है सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एक्सरसाइजिंग अंडर विच while exercising the right to private defense death of accused can be caused, they are as a follows। ठीक है, सेक्शन 100 में जो है वो सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज किया जा सकता है और उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए किसी पर्सन की डेथ तक की जा सकती है, डेथ ऑफ एक्यूज्ड तक जो है वो किया जा सकता है, कैन बी कॉज्ड। कौन कौन से, जब जैसे सामने वाले पर्सन ने इस तरह से जो है वो अटैक किया कि किसी पर्सन को फेयर ऑफ डेथ हो गया, कि मृत्यु के भय जो है वो हो गया, और व्हेन देयर इज अ फेयर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, और जब गंभीर चोट लगने का डर था तब भी आप जो है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते समय किसी पर्सन की डेथ कॉज जो है वो कर सकते थे। व्हेन देयर इज अ फेयर ऑफ रेप, ठीक है, कि जब जो है वो रेप का खतरा था, उसको इतना डर था कि ये रेप कर देगा, तब भी आप जो है वो किसी पर्सन की जान ले सकते हो, उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। When there is a fear of assault, जब हमले का डर हो, ठीक है, और when there is a fear of kidnapping और abducting, जब अपहरण या अपहरण का भय हो, and when there is a fear of wrongful confinement, कि किसी पर्सन कोई पर्सन जो है वो आपको गलत तरीके से कैद करने जा रहा है या किसी ने रॉन्गफुल तरीके से आपको कन्फाइन किया है, तब आप बचने के लिए किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो। और जब आपको फियर था एसिड अटैक का, तब भी जो है वो आप क्या कर सकते थे, डेथ कॉज कर सकते थे। और व्हेन देयर आर द अदर थ्रेट, और इसके अलावा कुछ और खतरे हैं, ठीक है, यदि आपको लग रहा है ग्रीवियस हर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है आपको, यानी कि आप पर उस पर्सन ने इस तरह से अटैक किया कि आपको बिल्कुल इसे डेथ कॉज करने का डर था, थ्रेट था, ठीक है, तो उस केस में जो है वो डेथ कॉज की जा सकती है, यानी कि प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ तक कर सकते हो। राइट टू प्राइवेट डिफेंस अराइज विद द रेस टू सडन डेंजर टू पर्सन और प्रॉपर्टी, कि निजी रक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए अचानक खतरे के बढ़ने के साथ जो है वो उत्पन्न होता है और इसे जारी रख सकता है। ठीक है, और केवल उस समय तक शुरू किया जाता है जब अचानक खतरा यानी कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को उसी समय एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपको सून यानी कि सडन डेथ या सडन डेंजर हो, यानी कि एकदम से खतरे वाला या मतलब एकदम से खतरनाक आपको लग रहा है कि अब तो ये पर्सन मेरे प्राणी ले लेगा, मेरी डेथ ही कॉज कर देगा, कि सडन डेंजर आपको वहां पर लग रहा है। एक मिनट, ठीक है, समझ आ गया। तो इन सब केसेस में जो है वो एक पर्सन जो है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज जो है वो कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि ए खड़ा है और बी उसे चाकू से मारने के लिए उस पर आ रहा है, यानी कि ए खड़ा है, बी उसे चाकू से मारने के लिए उस पर आ रहा है, और रक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब स्टार्ट होता है, कंटिन्यू कि तब से स्टार्ट होगा जब तक कि वो उस पर अटैक करने वाला था, और जब तक कि, ठीक है, टिल हिज लाइफ, कि जब तक को उसका जीवन है जब तक, यानी कि जब ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब जारी रखा जा सकता है जब तक कि उसे डेंजर है, उसे खतरा है कि मेरे को चोट पहुंच जाएगी। सडनली सी आया, ठीक है, और अचानक वहां पर सी आता है और बी को एक
बी को ए को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए मना लेता है। अब बी के पीछे हटते ही ए की निजी बचाव यानी कि ए का प्राइवेट डिफेंस जो है वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन सामने से आपको ऐसे उसने नाइफ लिया है और ऐसे आप पर अटैक करने वाला, तो वहां से जब से मतलब नजदीक से, ठीक है, ये नहीं कि 1 किलोमीटर दूर से ये बोल रहा है कि मैं तेरे को चोट लगा दूंगा, मैं तेरे को चाकू से मार दूंगा, तो वो आपका प्राइवेट डिफेंस में आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बस सफिशिएंट टाइम था कि आप अपना बचाव कर सकते। नहीं, मतलब आपको कुछ कदमों की दूरी तक जो है वो आप पर अटैक करने जा रहा था, तब तक जब तक कि आपको डेथ कॉज नहीं कर देता या और कुछ हार्म नहीं कर देता, तब तक आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। तब आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन वैसे ही जैसे कोई तीसरा पर्सन आ गया, उसने दूसरे पर्सन को मना लिया कि इसको मत चोट पहुंचाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहीं पर जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस फॉर प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति की रक्षा के लिए आत्मरक्षा। ठीक है, यानी कि सेल्फ डिफेंस फॉर प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। यहां पर बोला कि आप सेल्फ डिफेंस करोगे यानी कि आप रक्षा करोगे, क्यों? प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की प्रॉपर्टी, किसी की मतलब अपनी प्रॉपर्टी को, किसी और की नहीं, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो है वो आप क्या करोगे? अपनी आत्म रक्षा करोगे। ठीक है, संपत्ति की रक्षा के लिए आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस फॉर प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वन कैन कॉज डेथ। ठीक है, कि कौन से फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आप जो है वो क्या कर सकते हैं? डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रॉबरी। ठीक है, कि विद अ सर्टेन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल ट्रेसपास विद द सेम डेंजर, मिसचीफ बाय फायर एंड थेफ्ट विद द इमिनेंट डेंजर, कि डकैती, अचानक मौत या गंभीर चोट या गलत तरीके से कैद के डर से, और उसी के साथ जो है वो आपराधिक अत्याचार, शरारत, ठीक है, या आसन या खतरे के लिए थेफ्ट विद द इमिनेंट डेंजर। तो यदि रॉबरी हो रही है तब जो है वो आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो बचा सकते हैं, आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को। ठीक है, अचानक विद अ सडन फियर ऑफ डेथ, और रॉबरी के साथ क्या था? सडन फियर ऑफ डेथ था, और ग्रेवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश कर रहा कोई पर्सन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, विद द सेम सम डेंजर और मिसचीफ बाय फायर और थेफ्ट विद द इमिनेंट डेंजर, any harm other than a death can be caused or when there is no imminent danger is present। मृत्यु के अलावा कोई भी नुकसान तब हो सकता है जब कोई, ठीक है, जब कोई क्या हो? इमिनेंट डेंजर प्रेजेंट। ठीक है, इमिनेंट डेंजर जो है वो प्रेजेंट ना हो। एनी हार्म अदर देन डेथ कैन बी कॉज देयर इज वेयर व्हेन देयर इज नो इमिनेंट डेंजर इज प्रेजेंट while exercising right of private defense, if there is a chance of harming an innocent person, still the right can be exercised। निजी रक्षा के अधिकार का उपयोग करते समय जो है यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का मौका है तो भी आपका अधिकार का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। यानी कि while जब आप एक्सरसाइज करोगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस, देयर इज अ चांस ऑफ हार्मिंग एन इनोसेंट पर्सन, there is a chance of harming an innocent person, still the right can be exercised। ठीक है, तब जो है वो आपके पास आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस निरुपमा पांडा। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि एक आदमी एक महिला के घर में जो है वो रेप करने के लिए घुसता है और वह महिला उसे मार देती है। ठीक है, कि एक मैन जो है वो एंटर करता है किसी वुमेन के हाउस में, क्यों? क्योंकि वो रेप करना चाहता है, और वुमेन जो है वो अपनी सेल्फ डिफेंस में जो है क्या करती है? उसकी जान ले लेती है अंडर सेक्शन 100 में, कि वो अंडर सेक्शन 100 का यूज करते हुए राइट टू प्राइवेट डिफेंस को वहां पर एक्सरसाइज करती है। ठीक है, एक और केस है जयदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह राज्य का कर्तव्य और साथ ही साथ राज्य का कर्तव्य भी, एवरी पर्सन के पास राइट है, और स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा अपने सिटीजन को, बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस वन कैन डिफेंड हिमसेल्फ एक्सरसाइजिंग दिस राइट। ठीक है, कि
ये बोला कि यह राज्य का कर्तव्य भी है और कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करें, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई भी इस अधिकार का उपयोग करके अपना बचाव जो है वो कर सकता है। ठीक है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रमेश। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रमेश। राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अ डिफेंसिव राइट। इसमें इस केस में कहा गया था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है, डिफेंसिव राइट है, एंड नॉट अ अट्रीब्यूटिव राइट, इट इज नॉट टू बी एक्सरसाइज बाय सडन प्रोवोकिंग। कि निजी रक्षा का अधिकार एक रक्षात्मक अधिकार है और प्रतिशोधी अधिकार नहीं है। इसका उपयोग अचानक उकसाने के लिए जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो आपका क्या है, डिफेंसिव राइट है। आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इस राइट का यूज आप इसलिए नहीं कर सकते कि आप किसी को उकसा रहे हैं कि आओ आओ मेरे को मारो। ठीक है, तो वहां पर आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन को, एक मिनट रुकना, उकसा रहे हैं। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, कौन कौन है क्लास में? रेखा जी, सुखराम जी के अलावा ये भी बता देंगे। जी मैम, क्लियर है। ठीक है, चलो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहां पर हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ ऑफेंसेस जो कि अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर के खिलाफ अपराध कौन कौन से। ठीक है, इनकम्पेसेस अ वाइड रेंज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस दैट टिपिकली इंटेल बॉडली वायलेंस। ठीक है, मानव शरीर के खिलाफ यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के खिलाफ कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं में आपराधिक अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो आम तौर पर जो है वो शारीरिक हिंसा या शारीरिक नुकसान का डर या किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ जो है वो किए गए कार्यों को शामिल जो है वो करती है। सेक्शन 299 टू सेक्शन 377 ले डाउन द सेवरल ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। सेक्शन 299 से लेकर 299 से लेकर 377, ठीक है, में जो है वो कुछ एक ऑफेंसेस दिए गए हैं जो कि रिलेटेड है ह्यूमन बॉडी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पेनल कोड में कहा गया है एक पर्सन, जिसमें इंक्लूड होता है कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं। कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पेनल कोड में ये कहा गया है कि पर्सन जिसमें इंक्लूड अ पर्सन कौन कौन सा हो सकता है। ये पर्सन ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन भी होता है, और साथ ही साथ ठीक है, यहाँ पर पर्सन के बारे में बात करी कि हम पर्सन किसे कहेंगे। तो बोला पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। फर्दर द टर्म मैन एंड वुमेन इज डिफाइंड सेक्शन 10। फर्दर जो मैन एंड वुमेन है वो डिफाइन करे गए हैं सेक्शन 10 में। और द वर्ड मैन डिनोट मेल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैन वर्ड में जो है वो मैन वर्ड जो है डिनोट किया जाता है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, वुमेन डिनोट किया जाता है अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, these crimes are usually perpetrated by inflicting physical harm or using force to another person। ये आमतौर पर जो है वो शारीरिक नुकसान पहुंचाकर या किसी अन्य व्यक्ति पर जो है वो बल का उपयोग करके जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पेनल कोड में बताया गया है पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में है, पर्सन में इंक्लूड होता है कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट। और सेक्शन 10 में मैन एंड वुमेन के बारे में बात करेगी। मैन डिनोट करता है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, वुमेन डिनोट करता है फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, और द नेचर ऑफ सच ऑफेंसेस यूजुअली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, नेचर ऑफ ऑफेंसेस में जो है वो आपका 4 कैटेगरीज बताई गई हैं। कौन कौन से? फेटल यानी कि कुछ एक ऑफेंसेस होते हैं जो जानलेवा होते हैं, नॉन फेटल जो कि गैर घातक होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस बताए गए हैं, और नॉन सेक्सुअल ऑफेंसेस बताए गए हैं। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी,
कि यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी, सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और सम ऑफ इंस्टांस ऑफ क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ये सब जो है वो एग्जाम्पल बताए गए। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 और मर्डर के बारे में। सबसे पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले सेक्शन आता है आपका 299, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड बताया गया। कल्पेबल होमिसाइड, जो आपका वर्ड होमिसाइड है, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, होमो प्लस सिडो। ठीक है, होमो प्लस सिडो के नाम से लिया गया। होमो सिग्निफाई करता है ह्यूमन बीइंग और सिडो डिनोट करता है ह्यूमन किलिंग। ठीक है, कि एक व्यक्ति को की ह्यूमन किलिंग, ठीक है, कि मानव हत्या। होमिसाइड इज डिफाइंड एज थिंकिंग एज, एक मिनट, ठीक है, होमिसाइड आपका टू लैटिन वर्ड से लिया गया है, होमो प्लस सिडो। होमो डिनोट करता है ह्यूमन बीइंग और सिडो डिनोट करता है ह्यूमन किलिंग। होमिसाइड इज डिफाइंड एज किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर पर्सन, हत्या किसी व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या के रूप में जो है वो परिभाषित करता है। होमिसाइड में भी लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है। अब देखो कि किसी पर्सन की जान जा रही है, तो हो सकता है किसी पर्सन ने इलीगल कुछ एक्ट किया जिसके कारण किसी की जान चली गई, और हो सकता है कि होमिसाइड यानी कि किसी पर्सन की जान गई तो वो ऐसे भी जा सकती है, गलती से, बाय मिस्टेक से। जैसे किसी ने देखा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया कि उसने सोचा कि झाड़ियों के पीछे जानवर है और उसने शूट कर दिया, बाद में पता चला कि ये तो इंसान की डेथ हो गई। तो इसको लॉफुल और अनलॉफुल तरीके से जो किया जा सकता है। लॉफुल होमिसाइड रेफर करता है एक ऐसा इंस्टांस, एक ऐसा स्थिति जहां पर विच पर्सन who has caused the death of another person cannot be held responsible for that person death। ठीक है, कि वैध हत्या उन उदाहरणों को संदर्भित करती है जिसमें एक व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण जो है वो बना है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर बोला, व्हेन एक्सरसाइज वंस राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 in other cases described in chapter number 4 of general exception Indian penal code section 76 से लेकर 106। उदाहरण के लिए निजी बचाव का अधिकार जो है वो सेक्शन 96 का प्रयोग करते समय जो है वो भारतीय दंड संहिता की सामान्य अपवादों के अध्याय 4 में वर्णित अन्य मामलों में, अर्थात सेक्शन 76 से लेकर 106 तक जो है वो आपके जनरल डिफेंसेस बताए गए। इंग्लिश लॉ में बोला कि कल्पेबल होमिसाइड रेफर करता है एज अ मिस लाफ्टर, ठीक है, मानव वध। अंग्रेजी कानून में गैर इरादन हत्या यानी कि कल्पेबल होमिसाइड को मानव वध के रूप में जो वो जाना जाता है। सेकेंड डिग्री ऑफ मर्डर इज अ लीगल टर्म इन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, सेकेंड डिग्री ऑफ टर्म इस यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है वहां पर सेकेंड कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर को फर्स्ट डिग्री और कल्पेबल होमिसाइड को सेकेंड डिग्री ऑफ मर्डर जो है वो डिनोट किया जाता है। ठीक है, वहां पर यूनाइटेड स्टेट में, वेर एज मर्डर जो है वो आपका रेफर किया जाता है फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इंग्लिश लॉ में बोला कि कल्पेबल होमिसाइड रेफर करता है मानव वध, मैंसलाफ्टर, मानव वध। और सेकेंड डिग्री ऑफ मर्डर क्या है आपका? कल्पेबल होमिसाइड। फर्स्ट डिग्री ऑफ मर्डर क्या है आपका? ठीक है, एक मिनट बोला, चल ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अराइज द लेवल ऑफ मर्डर, सेक्शन 299 में बोला कि गैर इरादन हत्या जो हत्या के स्तर तक जो है वो नहीं बढ़ती। कल्पेबल होमिसाइड दैट डज नॉट रेज द लेवल ऑफ मर्डर, ठीक है, डज नॉट रेज द लेवल ऑफ मर्डर, सेक्शन 299। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 300। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कहां पर दिया है? सेक्शन 300 में दिया। Culpable homicide as defined in section 299 and section 300 refer to extra element that rendered culpable homicide a murder। गैर इरादन हत्या जैसे कि सेक्शन 299 एंड 300 में परिभाषित जो है वो किया गया है,
उन अतिरिक्त तत्वों को संदर्भित करता है जो कि गैर इरादत हत्या को हत्या जो है वो बनाते हैं। द डेफिनेशन emphasizes both the physical and mental element of an act committed with the aim of causing death। ठीक है, कि परिभाषा जो है वो मृत्यु का कारण बनने के उद्देश्य के लिए किए गए कार्य के शारीरिक और मानसिक तत्वों पर जोर देती है। ठीक है, with the knowledge of that with the knowledge that the act he or she about to do or will kill someone or will cause such bodily or physical injury and that will result in a person death। ठीक है, ये बोला कि परिभाषा मृत्यु का कारण बनने के उद्देश्य के लिए कार्य के शारीरिक और मानसिक तत्वों पर जो है वो जोर देती है, और उस ज्ञान के साथ कि वह जो कार्य करने वाला है वो उसी को मार देगा। यानी कि किसी पर्सन का क्या देखा जाता है, फिजिकल और मेंटल एलिमेंट देखा जाता है जब भी किसी एक्ट को वो कमिट करता है। यहां पर हम जब सेक्शन, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड सबसे पहले सेक्शन 299 में जो है वो डिफाइन करा गया है और 100 में जो है वो मर्डर बताया गया है। सेक्शन 300 रेफर करता है एक्स्ट्रा एलिमेंट रेफर द कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, और जो डेफिनेशन है जिसमें देखा जाता है वो फिजिकल और मेंटल एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए जब किसी एक्ट को कमिट किया जाता है इस एम के साथ कि एम टू कॉजिंग डेथ with the knowledge that act or she is about to do will kill someone or will cause such bodily or physical injury that will result in a person death। ठीक है, कि हम देखेंगे कि किसी पर्सन का फिजिकल और बॉडली इंजरी उसको हुई, ठीक है, और इस तरह से उसको इंजरी हुई इतनी खतरनाक कि किसी पर्सन की डेथ जो है वो होगी। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर जो है वो बोथ कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं कि यदि कोई ऑफेंस हुआ तो बिना वारंट के उसको अरेस्ट किया जा सकता है, दोनों ही संघीय अपराध हैं। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर बोथ ही कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब कि आपस में समझौता नहीं हो सकता। ये आपके ऐसे केसेस होते हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट फाइल किए जाते हैं, यानी कि स्टेट जो है वो एक तरफ जो है वो प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, स्टेट होता है, एंड बोथ कैन ओनली ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, इनको कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है, सेशन कोर्ट में जो है वो ट्राई किया जाता है। अब सेक्शन 299 में क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एज पर सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पेनल कोड, however cause death or by doing an act with the intention of causing death with the intention of causing such bodily injury is likely to cause death with the knowledge that he is likely to act to cause death। ये कि सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पेनल कोड में बोला कि however cause death by doing an act with the intention of causing death, कि जब भी किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति की किसी भी मौत के इरादे से या शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से ऐसा कोई कार्य किया जाता है, कोई एक्ट किया जाता है इस इंटेंशन से कि मेरे को उस पर्सन की डेथ कॉज कर देनी, हाँ, बिना वारंट की जो है वो अरेस्ट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो विद इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ कि बॉडली इंजरी, ठीक है, इस तरह से हम बॉडली इंजरी करेंगे कि उस दूसरे पर्सन की जान जा सकती है, डेथ हो सकती है, और विद द नॉलेज दैट he is likely by such act or to cause death or commit offense of culpable homicide, जिससे मृत्यु की संभावना है, और इस ज्ञान के साथ कि इस तरह के कार्य से जो है वो मौत का कारण बन सकता है और गैर इरादत हत्या का अपराध जो है वो करता है। ठीक है, फॉलोइंग बेसिक कैरेक्टर्स हैं किसकी, कल्पेबल होमिसाइड की, आर डिस्कंसर्न फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन 299। सेक्शन 299 की जांच से जो है गैर इरादत हत्या की निम्नलिखित बुनियादी विशेषताओं को समझा जो हो जाता है। सबसे पहले द एक्यूज्ड मस्ट हैव डन इन एक्ट, ठीक है, कि आरोपी ने कोई हरकत जो है वो की होगी। एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इंटेंशन और नॉलेज। ठीक है, कि कार्य जो है वो निम्नलिखित इरादों और या ज्ञान में से एक या एक से अधिक के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जो एक्ट किया गया, एक्यूज्ड के द्वारा एक्ट डन किया जाना चाहिए,
ठीक है, एक्ट होना चाहिए वो भी एक्यूज के द्वारा किया जाना चाहिए, और जो एक्ट हुआ, ठीक है, उसमें इंटेंशन होनी चाहिए किस चीज की। सबसे पहले इंटेंशन थी कि वो किसी पर्सन की जान ले लेना चाहे, किसी व्यक्ति को मारने की इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी दैट इज लाइकली टू रिजल्ट इन डेथ, ठीक है, कि शारीरिक चोट का कारण बनाने का इरादा जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु की संभावना है। द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू रिजल्ट, नॉलेज था उसको कि मैं ये एक्ट करूंगा, इट मीन्स कि इससे क्या हो जाएगा, डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डेथ जो है वो हो सकती है, कि इस तरह का ज्ञान था कि मैं ऐसा एक्ट करूंगा तो इससे क्या होगा, दूसरे पर्सन की मृत्यु हो जाएगी। और विक्टिम मस्ट हैव डेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ एक्यूज, कि एक्यूज के एक्शन से क्या हो गया, उस विक्टिम की डेथ होगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या है, ए इज अवेयर दैट जेड इज हाइडिंग बिहाइंड अ बुश, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि ए को पता है कि जेड जो है वो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, बी पूरी तरह से अनजान है, लेकिन ए क्या करता है, बी को, जैसे कि ए को पता है, ए को नॉलेज है कि जेड जो है वो इन झाड़ियों के पीछे छिपा है, ठीक है, लेकिन बी नहीं जानता, लेकिन फिर भी जेड क्या करता है, ठीक है, बी नहीं जानता कि यहाँ इन झाड़ियों के पीछे कौन है, जेड है, लेकिन ए जानता है, ए बी को झाड़ी पर आग लगाने के लिए कहता है, ये जानने का कि इरादे से कि मृत्यु की संभावना है, कि यहाँ पर यदि ये आग लगा देगा यानी कि इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, और जेड बी की आग से जो है वो मारा जाता है। इस मामले में बी ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड तो होगा, क्योंकि यहाँ पर भले उसकी इंटेंशन नहीं थी कि इस पर्सन को मारने की, लेकिन उसकी वजह से चोट तो हुई, उस पर्सन की डेथ तो कॉज हुई, ठीक है, ठीक है, कि यहाँ पर बी ने फिर भी कोई ऑफेंस जो है वो नहीं किया, लेकिन ए ने कमिट किया है कल्पेबल होमिसाइड, ए ने कमिट किया है क्या, कल्पेबल होमिसाइड। समझ आ गया एग्जांपल, यहाँ पे सिंपल सा है कि ए को पता था कि यहाँ झाड़ियां हैं, झाड़ियों के पीछे जेड है, बी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी ए जो है वो कहता है बी को कि आप इन झाड़ियों में आग लगा दो, जिसके कारण जेड की मौत हो जाती है। तो बी क्या है, बी ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, लेकिन जेड जो है वो लायबल है कल्पेबल होमिसाइड के लिए, ठीक है। लीडिंग केस है, इन केस, इन द केस ऑफ, ठीक है, पलानी गॉर्डन वर्सेस अननाउन का मामला है 1919 का मामला है। द एक्यूज स्ट्रक हिज वाइफ इन द हेड विद अ प्लग, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि आरोपी ने जो है वो पत्नी का जो सर है उस पर जो है वो हल से मार, हल जोतने वाला सुना है सबने, देखा भी होगा, तो उसने क्या किया, हल से उसको ना मार दिया, उसके सर पर चोट लगा दी, और जो कि क्या कारण, ठीक है, जो कि क्या था, जो मौत का कारण बनने की वहां पर संभावना नहीं थी, लेकिन वो बेहोश हो गई, और उसके पति ने सोचा अब तो उसकी डेथ हो गई। उसे मृत मानते हुए आरोपी ने रस्सी से बीम पर जो है उसको लटका दिया, बीम मतलब कि जो घर का बीम होता है उस पर जो है वो लटका दिया उसको, और इस प्रकार गला घोटकर उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिवादी को गैर इरादत हत्या का दोषी जो है वो पाया गया, इसके बजाय उसे अदालत के द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी भी जो है वो पाया गया था, ठीक है, समझ आ गया। एक और केस है, इन केस जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1979 का मामला है। इस केस में क्या हुआ था कि जिस व्यक्ति का पीछा किया जा रहा था उसे ठीक है, उसे गैर इरादत यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का दोषी जो है वो नहीं पाया गया था, ठीक है, लेकिन जब एक व्यक्ति को उसके दुश्मनों के द्वारा खुले मैदान के पीछे जो है वो खुले मैदान में पीछा किया जा रहा था, जिससे पहले की घटना से मैं अपने रिश्तेदार को मार दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हुआ क्या था, एक व्यक्ति ने ना पहले से कोई ऑफेंस किया हो, ठीक है, और ऑफेंस किया होगा, लेकिन उसने सोचा कि मेरे पहले वाले ऑफेंस के लिए जो है वो मेरा ये पीछा कर रहे हैं, ठीक है, और इसलिए वो डर गया। अब इस मामले में क्या हुआ कि जिस व्यक्ति का पीछा किया जा रहा था उसे कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी नहीं माना गया था, लेकिन व्हेन
अ मैन इज बीइंग प्रेशर्ड इन अ ओपन फील्ड, जब एक व्यक्ति को उसके दुश्मनों के द्वारा खुले मैदान में पीछा किया जा रहा था, जिससे पहले की घटना में अपने रिश्तेदार को मार दिया था, तो वो खुद को बचाने के लिए जो है वो कुएं में कूद पड़ा और इस प्रक्रिया में वो मर गया। यह निर्धारित किया गया कि आरोपी के कार्य भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 299 के इरादे या ज्ञान के साथ जो है वो नहीं किए गए थे, इसलिए जो है वो उनको बरी कर दिया गया। ठीक है, अब सेक्शन 300 में क्या दिया, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर। सेक्शन 300 में मर्डर दिया गया। ठीक है, और फिर है आपका कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर इज डील विद सेक्शन 300 अंडर सेक्शन 300। इन अदर वर्ड्स में हम कहें तो सेक्शन स्टिपुलेट दैट द सम सर्कमस्टांसेस कल्पेबल होमिसाइड constitute murder. As a result, in order to be categorized as a murder, an act must first meet all the criteria of culpable homicide. ये बोला मर्डर होने के लिए सबसे पहले देखो, सब ये है आपका मर्डर, ये है आपका कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, ये है आपका कल्पेबल होमिसाइड एंड ये है मर्डर। तो मर्डर होने के लिए सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड के सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। और सेक्शन 300 स्टिपुलेट करता है कुछ एक फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जहां पर कल्पेबल होमिसाइड कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जब एक व्यक्ति ने जो है वो एक्ट कमिट किया इस इंटेंशन से, विद द इंटेंशन टू किल समवन, कि वो किसी दूसरे को मार देना चाहता है। फॉर मर्डर इज हाई लेवल ऑफ इंटेंशन रिक्वायर्ड। ठीक है, मर्डर के लिए हाई लेवल ऑफ इंटेंशन जो है वो रिक्वायर होती है। और दिस देयर मस्ट बी इंटेंट प्रेजेंट, जिसका इरादा मौजूद जो है वो होना चाहिए। एंड दैट डिजायर मस्ट बी कॉज द पर्सन डेथ। ठीक है, वो इच्छा जो है वो व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए होनी चाहिए। और नॉट जस्ट इंजरी और अ सीरियस हार्म विदाउट द इंटेंट टू किल। ठीक है, कि ना कि मारने के इरादे के बिना सिर्फ चोट या गंभीर नुकसान। ठीक है, सबसे पहले उसने जो एक्ट किया, एक्ट कमिट किया इस इंटेंशन से कि वो किसी को मार देना चाहता है। ठीक है, वो किसी को मार देना चाहता। और मर्डर के लिए आपको पता है कि हाई लेवल ऑफ इंटेंशन जो है वो रिक्वायर होती है। देयर मस्ट बी इंटेंशन प्रेजेंट होनी चाहिए एंड डिजायर मस्ट बी कॉज पर्सन डेथ और नॉट जस्ट इंजरी और सीरियस हार्म विदाउट द इंटेंट टू किल। एंड दूसरा है कि कॉजिंग फिजिकल हार्म दैट क्रिमिनल नोन, ठीक है, नोज वुड रिजल्ट इन अ डेथ, कि शारीरिक नुकसान पहुंचाना जो अपराधी जानता है और मृत्यु का परिणाम होगा। सेकेंड सिनारियो इन्वॉल्व है इसमें क्या, ऑफेंडर हैज अ पर्टिकुलर नॉलेज, कि जो ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस किया है उसको नॉलेज था कि यदि मैं ऐसा एक्ट करूंगा तो विक्टिम की हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगी, और यूटिलाइज करेगा इस नॉलेज को कि वो डैमेज करना चाहता है विक्टिम इन सच वे दैट द पर्सन डाइज। ठीक है, कि ये बोला कि शारीरिक नुकसान पहुंचाना जो अपराधी जानता है कि मृत्यु का परिणाम होगा। और इस दूसरे परिदृश्य में एक अपराधी शामिल है जिसे पीड़ित के स्वास्थ्य का विशेष ज्ञान है, कि यदि मैं मतलब वो पर्टिकुलर उसको नॉलेज है, विक्टिम को नहीं, ऑफेंडर को नॉलेज है कि विक्टिम की हेल्थ से रिलेटेड यदि मैं ये एक्ट करूंगा तो उस पर्सन की जान जा सकती है, क्योंकि उसका तो हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, कि शारीरिक नुकसान पहुंचाना जो आरोपी जानता है, जो अपराधी जानता है कि इस मैं ये एक्ट करूंगा इससे क्या होगा कि किसी पर्सन का डेथ कॉज हो सकता है, डेथ हो सकती है। दूसरे परिदृश्य में हम बात करें कि अपराधी ये जानता था कि उसकी हेल्थ को लेकर वो अवेयर था कि मैं ये एक्ट करूंगा जिसके कारण क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। ज्ञान का उपयोग जो है वो पीड़ित को इस तरह के नुकसान पहुंचाने के लिए करता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और इसके लिए धारा सेक्शन 300 का उल्लेख जो है वो कर सकता है, जो कहता है कि अपराधी मौत का कारण बनने की संभावना जो है वो जानता है। ठीक है, बॉडली हार्म दैट रिजल्ट इन डेथ इन नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग। ठीक है, शारीरिक नुकसान जिसके परिणाम स्वरूप चीजों के प्राकृतिक पाठ्यक्रम में जो है वो मृत्यु हो जाती है। इन उदाहरणों में शारीरिक चोट से जुड़े कार्य जो है वो शामिल है,
जो घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम में या व्यक्ति की मृत्यु का जो है वो परिणाम होगा। ठीक है, बॉडली हार्म दैट रिजल्ट इन बॉडली हार्म, बॉडली हार्म किया गया उस पर्सन को जिसका रिजल्ट क्या निकला, किसी व्यक्ति की डेथ होगी। In a natural course of thing. In these instances include act involve the bodily injury that in the normal course of event would result in person death। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या निकला, किसी पर्सन की डेथ होगी। कमिटिंग और इम्पीडिंग रिस्की एक्ट, उस पर्सन ने कोई कमिट किया या कुछ रिस्की एक्ट किया। No valid reason would result in death or physical damage that would result in a death. This category include acts that are so dangerous that if they are committed, they will result in death or bodily injury that will result in death of a person, and they are done without any legal justification। ठीक है, ये बोला कि बिना किसी वैध कारण के आसन या जोखिम भरा कार्य करने के लिए मृत्यु या शारीरिक क्षति होगी या इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाएगी। इस श्रेणी में ऐसे कार्य शामिल हैं जो कि इतने खतरनाक हैं कि यदि वे किए जाते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट होगी, इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और इसके वे बिना किसी कानूनी औचित्य से किए जाएं। ठीक है, समझ आया? देखो इन सब में ना ये सिंपल सा याद रखना है कि एक पर्सन ने एक्ट कमिट किया इस इंटेंशन से कि मेरे को उस पर्सन की डेथ कॉज करनी, और इंटेंशन कैसी थी, हाई लेवल ऑफ इंटेंशन। दूसरा कि जिस पर्सन ने एक्ट कमिट किया वो ये जानता था, वो ये अवेयर था कि उस पर्सन जो विक्टिम है उसकी हेल्थ को लेकर जो है वो अवेयर था, वो ये जानता था कि मैं ये एक्ट करूंगा, इट मीन्स कि उस पर्सन की डेथ हो सकती है क्योंकि उसका तो हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, हाल ही में उसका कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू आए हैं। ठीक है, किसी पर्सन का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, अब किसी पर्सन को पता है कि इसको थोड़ा सा चोट पहुंचा होगा, इट मीन्स कि उसको डेथ हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड बोला कि शारीरिक नुकसान जिसके परिणाम स्वरूप चीजों के प्राकृतिक पाठ्यक्रम में जो है वो मृत्यु हो जाती है। इन उदाहरणों में शारीरिक चोट से जुड़े कार्य जो है वो शामिल हैं जो घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम में है किसी व्यक्ति की मृत्यु का परिणाम होगा। और कमिटिंग एंड इम्पीडिंग रिस्की एक्ट फॉर नो वैलिड रीजन would result in death or physical damage, or that would result in a death. This category include acts that are so dangerous that if they are committed, that they will in the death or bodily injury, it will result in the death of a person and they are done without any legal justification। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट होगी जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और बिना किसी कानूनी औचित्य के जो है वो किए जाएंगे। When culpable homicide does not amount to murder, कि कब जो है वो culpable homicide amount to murder जो है वो नहीं होगा, कब? ठीक है, यानी कि जब हुआ अमाउंट टू मर्डर हुआ तो मर्डर ही होगा। कल्पेबल होमिसाइड के लिए मर्डर के लिए सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड की क्राइटेरिया जो फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद जो हाई डिग्री ऑफ इंटेंशन होती है वो ये बताती है कि यहाँ पर मर्डर था, भाई कल्पेबल होमिसाइड नहीं था। अब कब जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, यानी कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा तो इट मींस ओनली कल्पेबल होमिसाइड रह जाएगा। समझ आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक है, तो इन फॉलोइंग सिचुएशन में कल्पेबल होमिसाइड वुड नॉट बी कंसिडर मर्डर। कौन से? Culpable homicide would not consider murder if it did not meet an additional standard of corresponding the cause of section 300। गैर इरादत हत्या जो है वो नहीं मानी जाएगी यदि धारा 300 के संबंधित खंड के अतिरिक्त जो है वो मानकों को पूरा नहीं करती है। If culpable homicide occur within one of the 5 expectation of section 300, इट इज नॉट कंसिडर्ड द मर्डर। सेक्शन ये बोला कि यदि सेक्शन 300 के पास जो है वो 5 अपवादों में से एक के भीतर गैर इरादत हत्या होती है तो इसे हत्या नहीं माना जाता। इफ द कल्पेबल होमिसाइड ऑकर विद इन द वन ऑफ द 5 एक्सेप्शन, ये जो सेक्शन 300 में एक्सेप्शंस दी गई हैं यदि उनमें फॉल हो रहा है तो इसको मर्डर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से एक्सेप्शन है सेक्शन 300 में?
तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कि किसी ने प्रोवोक किया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोक किया कि आओ तो मुझे मारो, ठीक है। कहते ना कि कई कई लोग आपने सुने होंगे ये कहते होंगे, आ जाओ हम देखते हैं कि आप में कितना दम है, किसी को प्रोवोक कर रहे हो कि उकसा रहे हो कि आओ आओ मेरे से लड़ो, है ना। तो यदि एक्सेप्शंस ये बताई गई सेक्शन 300 में कि यदि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है तो वो आपका सेक्शन 300 में फॉल होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये बोला है एक्सीडिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, निजी सुरक्षा के अधिकार के अभ्यास में पार, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने में एक्सीड हो गया, एक्सीडिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, ठीक है, कि लोक सेवक को कानून द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक, और causing death in a sudden fight without premeditation, ठीक है, मेडिटेशन। क्या बोला कि आप बिना किसी पूर्व निर्धारण के अचानक, ठीक है, पहले से कुछ नहीं था, एकदम से सडन फाइट हुई, दो लोग लड़ने लगे और अचानक में किसी एक ने क्या कर दिया, दूसरे पर्सन की पेट में जो है वो नाइफ घुसा दिया, ठीक है, यानी कि चाकू से उसको मार दिया। कंसेंट ऑफ डिसीज अबव द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु के मृतक की सहमति, ठीक है, कि किसी पर्सन ने जो कि 18 से ऊपर था उसने खुद से कहा कि मेरी जो है वो डेथ कॉज कर दो। एक्सेप्शन फर्स्ट कहती है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कल्पेबल होमिसाइड विल नॉट अमाउंट टू मर्डर। आज जो है वो 2 आवर की क्लास कर ली जाए, सिलेबस खत्म हो जाएगा जल्दी, क्योंकि आपको पता है ज्यादा टाइम नहीं बचा है और 15 मई तक जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है। और अभी अभी हमारे पास कितनी यूनिट है, यूनिट 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है, 3 यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ब्रेक, फिर स्टार्ट करते हैं। आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है ना। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ऐसे लग रहा है दोपहर हो रही है, 10-11 बजे ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर हो रही है। चलो, द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होगा, तो यदि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किया जाता तो ओनली कल्पेबल होमिसाइड रहेगा, ठीक है। इफ द ऑफेंडर लूज हिज और हर एबिलिटी टू कंट्रोल हिमसेल्फ, यदि गंभीर और अचानक उकसावे के परिणाम स्वरूप खुद को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता को वो जो खो देता है, ठीक है, और उस व्यक्ति को वो मार देता है, यानी कि कोई पर्सन को, किस पर्सन को प्रोवोक किया गया, हाँ सुबह ही दोपहर हो जाती है। तभी तो मैं डेली सोचती हूँ, कल तो चलो हमें काम था कुछ दिनों से थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ऐसे मैं ये सोचू कि 2 आवर की क्लास लेनी है तो इस टाइम ना ऐसे हालत हो जाती है कि नहीं 1 आवर की लूं, ठीक है। तो कल से मैं ऐसा करूंगी, ठीक है, लेकिन 9 AM से 11 AM तक क्लास कर लूंगी, ठीक है, मॉर्निंग मॉर्निंग में ही फ्री हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइम तक तो फ्री हो जाएंगे फिर हम, मतलब ये हमारा लास्ट टाइम चला होगा, ठीक है, कल से, क्योंकि कल से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब क्लासेस ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ बारिश हुई है? तो अच्छा है, बारिश मौसम थोड़ा, बट ये है कि हमारे साइड ना फसल का काम लगा है, गेहूं का, तो बारिश हो गई तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए सब थोड़ा सा अभी बारिश ना हो तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि जितने भी किसान हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पता होगा
कि 6 महीने की फसल होती है, कितनी मेहनत करी होती है, लेकिन इस टाइम आकर बारिश हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, चलो। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, कल्पेबल होमिसाइड विल नॉट अमाउंटेड टू मर्डर इफ द ऑफेंडर लूज हिज एबिलिटी, यदि ऑफेंडर जो है वो लूज कर देता है एबिलिटी, यानी कि उस खुद पर नियंत्रण वो नहीं कर पाता, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाया? क्यों? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के रिजल्ट्स, एंड किल द पर्सन हु प्रोवोक हिम। ठीक है, और उस पर्सन ने किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी जिस पर्सन ने उसको उकसाया था। और अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, ठीक है, या तो बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। और इट जस्ट लोअर द रिस्क ऑफ बीइंग चार्ज विद द क्राइम, ये सिर्फ अपराध के आरोप के जोखिम को कम करता है, आपराधिक दोष से जो है वो कोई प्रतिरक्षा नहीं की जाती। ठीक है, देयर इज नो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कल्पेबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाएगा कि आप ये एक्सेप्शन प्रूव कर देते तो आपको छोड़ दिया ना, आपको थोड़ा सा जैसे कि रिस्क, मतलब ये क्या है, जस्ट द रिस्क ऑफ बीइंग चार्ज है विद द क्राइम, लेकिन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी तो किसी को नहीं दी गई। ये यदि आप हो, ये तो यदि आप प्रूफ कर देते हो कि यहाँ पर कल्पेबल ये मर्डर इसलिए नहीं है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, तो इट मीन्स क्या होगा कि आपको क्या होगा कि आप बच तो नहीं जाओगे, फिर भी आपको लाइबिलिटी तो आपकी बनेगी। हाँ, इतनी ज्यादा नहीं बनेगी लेकिन कम तो बनेगी। ठीक है, मर्डर के लिए नहीं बनेगी, कल्पेबल होमिसाइड के लिए तो बनेगी बनेगी। एक केस है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1961 का मामला है। इसमें जो है वो केस नानावती, जिसको हम नानावती केस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, इन इंडिया सर्टेन वर्ड एंड एक्शन माइट प्रोवोक सीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड प्रोवोकेशन। ये भारत में कुछ शब्द और कार्य जो है वो गंभीर और अप्रत्याशित उकसावे को उकसा सकते हैं। और व्हेन द प्ली इज ग्रेव इन अब्रप्ट प्रोवोकेशन, की जब याचिका जो है वो गंभीर और अचानक उकसावे के लिए होती है, तो पीड़ित के पहले के कृत्यों द्वारा जो है वो उसकी मानसिक पृष्ठभूमि पर जो है वो विचार किया जाता है। नेचर ऑफ विक्टिम एक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, जो पीड़ित की पीड़ित के जो कार्य होते हैं उनकी प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। और the court must determine whether a reasonable man from the social classes as the cause, ठीक है, as to the accused, कि ये बोला कि पीड़ित के कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या कुछ पर्टिकुलर कार्य किया था, और जो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या आरोपी के समान सामाजिक वर्ग के उचित व्यक्ति को यदि उस स्थिति में जो है वो रखा जाता है, तो उसे अपने आत्म नियंत्रण को खोने के बिंदु तक जो है वो प्राकृतिक उत्तेजना के अधीन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, यानी कि के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने, सर्टेन वर्ड और एक्शन जो कि माने जाते हैं कि ये क्या है, प्रोवोक कर रहे हैं, सीरियस और अनएक्सपेक्टेड प्रोवोकेशन जो है वो कर रहे हैं। ये बोला कि जब याचिका या प्ली जो है वो दी जाती है तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप ग्रेव एंड प्रोवोकेशन को प्रूव कर रहे हो, यानी कि ये जो घटना हुई वो प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, कि ये जो घटना हुई वो गंभीर और अचानक उकसावे के लिए होती याचिका, और पीड़ित के पहले कृत्यों द्वारा जो है वो उत्पन्न मानसिक पृष्ठभूमि पर जो है वो विचार किया जाता है, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ध्यान में रखा जाता है। तो कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आत्म नियंत्रण को उसने खो दिया। ठीक है, उस व्यक्ति ने आत्म नियंत्रण को खो दिया जिसके कारण क्या हो गया, दुर्घटना हो गई। फेटल ब्लो यानी कि घातक झटका, स्पष्ट रूप से उत्तेजना प्रेरित क्रोध से जो है वो पता लगाया जाना चाहिए। द फेटल ब्लो शुड बी क्लियरली ट्रेसेबल टू द प्रोवोकेशन इंड्यूस रेज, घातक झटका स्पष्ट रूप से जो है वो उत्तेजना प्रेरित क्रोध से जो है वो पता लगाया जाना चाहिए। आफ्टर द पैशन हैज डेड डाउन, ठीक है, जुनून खत्म होने के बाद जो है वो एक घातक झटका अचानक और गंभीर उकसावे के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अपवाद फर्स्ट एक्सेप्शंस कैन नॉट बी अवॉर्डेड व्हेन देयर वाज टाइम एंड स्कोप ऑफ प्री मेडिएटेड एंड कैलकुलेशन। अपवाद फर्स्ट का लाभ तब तक नहीं दिया जाता जबकि पूर्ण धारणा और गणना के लिए कुछ समय या गुंजाइश थी, जैसे कि हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में देखा कि
किसी पर्सन ने एक दिन पहले फोन किया जी मैं तेरे को कल मार दूंगा, आज कल तू नहीं बचेगा, कल मैं तलवार लेके आऊंगा और तेरे को मार दूंगा, तो आपके पास प्रॉपर टाइम था कि आप पुलिस की प्रोटेक्शन ले सकते हैं। उसी तरीके से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कल कोई पर्सन प्रोवोक कर रहा था, आज 2 घंटे पहले कर रहा था और 2 घंटे बाद जो है वो किसी पर्सन ने क्या कर दिया, उसकी डेथ कर दी, नहीं। तो जो ये एक्सेप्शन है वी कैन नॉट अवॉर्डेड, ये अवॉर्ड नहीं की जाएगी व्हेन देयर वाज अ टाइम एंड स्कोप फॉर प्री डिटर्मिनेशन या प्री मीडिएशन एंड कैलकुलेशन, यानी कि जब पूर्व धारणा और गणना के लिए समय और गुंजाइश थी, ठीक है। एक्सेप्शन सेकंड क्या है, एक्सीडिंग द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ इन एक्सरसाइज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस and in a good faith culpable homicide will not amount to murder if the offender in exercise of right to private defense of a person and property in a good faith and exercise the power granted to him or by law or kill the person against whom exercise the right, ठीक है। ये बोला कि exceeding the limit प्रेस्क्राइब बाय लॉ, ठीक है, कि निजी रक्षा के अधिकार का उपयोग जो है वो कानून के द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार करना या गैर इरादन हत्या जो है वो नहीं मानी जाएगी। यदि अपराधी अच्छे विश्वास में व्यक्ति या संपत्ति के निजी विचार के अधिकार का प्रयोग करते हुए कानून के द्वारा जो है वो उसे दी गई शक्ति से अधिक या उस व्यक्ति को मारता है या और इस व्यक्ति को वह मारता है, उसके खिलाफ वह अधिकार का प्रयोग करता है, तो ठीक है। सिंपल सा है कि दूसरा जैसे बताया था ना, सेकंड एक्सेप्शन क्या थी कि एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, कि किसी पर्सन ने क्या किया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, कि जब कोई पर्सन एक्सीड कर रहा है, जितनी लिमिट है उसके बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। किसी पर्सन ने एक लाठी से उसको मारने की कोशिश करी, अभी एक लाठी के द्वारा एक ही जो है वो अटैक किया गया था, लेकिन बिल्कुल धीरे से, लेकिन उस पर्सन ने शूट कर दिया दूसरे पर्सन। तो जब आप एक्सीड कर रहे हो अपने प्राइवेट डिफेंस की लिमिट, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस की जो है वो लिमिट जो है वो एक्सीड कर रहा है, तब भी आपको क्या नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्शन, या जब तब भी जो है आपको ये डिफेंस नहीं दिया जाएगा, सॉरी, तब भी ये जो है वो क्या नहीं होगा, मर्डर नहीं होगा। एक्सीडिंग द लिमिट प्रेस्क्राइब बाय लॉ इन एक्सरसाइज of the right of a private defense in a good faith culpable homicide will not amount to murder if the offender in exercise of the right to private defense of a person or property in good faith exceed the power granted to him or by law and kill the person against whom exercise the right. The benefit of exception can be obtained if it is also demonstrated that the criminal cause the death in question without premeditation, ठीक है, premeditation or with the aim to cause more harm than is required, ठीक है। अपवाद का लाभ प्राप्त किया जा सकता है यदि ये प्रदर्शित हो रहा है, ये दिख रहा है कि अपराधी ने बिना किसी पूर्व निर्धारण या पूर्व धारणा के या आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो है वो मौत का कारण बना है। एक्सेप्शन 3 में क्या कहा, पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, कि लोक सेवक कानून के द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक, प्राइवेट सर्वेंट सॉरी पब्लिक सर्वेंट जो है वो क्या कर रहा है, अपनी पावर को एक्सीड, जितनी पावर उसको दी गई उसका एक्सीड में यूज कर रहा है। लोक सेवक कानून के द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक जब काम कर रहा है। एक मिनट रुकना, ठीक है।
ठीक है, आगे अब लोग भी चलो। तो जब थर्ड एक्सेप्शन ये कहती है जब पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, अपनी पावर का एक्सीड में यूज कर रहा है। Culpable homicide will not amount to murder if the perpetrator, while acting as a public servant or ठीक है, assisting a public servant in a pursuit of a public justice exceed the authority granted to him by law or cause death। ठीक है, गैर इरादत हत्या नहीं मानी जाएगी यदि अपराधी लोक सेवक के रूप में जो है वो कार्य करते हुए सार्वजनिक न्याय की खोज में जो है वो लोक सेवक की सहायता करते हुए कानून के द्वारा उसे दी गई अधिकार से अधिक उपयोग करता है वो, और ठीक है कि जितना उसको पावर दिया गया उससे ज्यादा वो एक्सीड में पावर का यूज कर रहा है, अथॉरिटी जितनी दी गई उससे ज्यादा वो यूज कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, डेथ कॉज होगी। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन कैन ओनली बी क्लेम्ड इफ एक्ट वाज डन इन अ गुड फेथ। अपवाद का लाभ, इस एक्सेप्शन का बेनिफिट जो है वो तभी उठाया जा सकता है, तभी किया जा सकता है जब कार्य जो है वो अच्छे विश्वास में किए जाए, जब एक्ट जो है वो गुड फेथ में किया जाए, और इन द बेनिफिट that it was illegal and essentials in a proper discharge of his duty, and it must not be demonstrated that the criminal and had no immunity against the deceased। ठीक है, कि अपवाद के लाभ का दावा जो है वो केवल तभी किया जा सकता है जब कार्य जो है अच्छे विश्वास में, और इस विश्वास में किया गया था कि यह अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन में जो है वो कानूनी या आवश्यक है। ठीक है, और यह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि अपराधी की मृतक के खिलाफ जो है वो कोई दुश्मनी नहीं थी। एक्सेप्शन जो है वो फोर्थ कहती है डेथ कॉज एज ए रिजल्ट ऑफ सडन फाइट। ठीक है, कि डेथ कॉज हुई एज ए रिजल्ट ऑफ सडन फाइट। कल्पेबल होमिसाइड विल नॉट अमाउंट टू मर्डर if it is performed in the heat of passion during the sudden cruel and without the offender taking advantage of the situation or acting in a cruel or unusual manner। कि गैर इरादन हत्या नहीं मानी जाएगी, will not amount to murder, culpable homicide ही रहेगा और मर्डर नहीं माना जाएगा यदि इसको परफॉर्म किया जाए इन द हीट ऑफ पैशन ड्यूरिंग द सडन क्रुएल, कि गर्मी के कारण, यानी कि सडन क्रुएल के कारण, बहुत ही ज्यादा गर्मी के कारण जो है वो, विदाउट द ऑफेंडर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सच सिचुएशन एंड एक्टिंग इन अ क्रुएल और अनयूजुअल मैनर, कि अपराधी स्थिति का लाभ उठाने या क्रूर या असामान्य तरीके से जो है वो कार्य करने के बिना किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मामले में कौन किसको भड़का रहा है, यानी कि एकदम एक सडन फाइट हुई दोनों पार्टीज में और क्या हो गया कि एक पर्सन की डेथ कॉज हो गई। ठीक है, एक्सेप्शन 5 ये कहता है कंसेंट ऑफ डिसीज अबव द एज ऑफ 18 ईयर, 18 वर्ष से अधिक आयु की मृतक की सहमति। Culpable homicide will not amount to murder a person who is killed over the age of 18 and suffer or risk death with his or her own consent। गैर इरादत हत्या जो है वो नहीं मानी जाएगी यदि मारा गया व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का है और उसने अपनी सहमति दी है कि वो खुद से रिस्क उठाना चाहता है। ठीक है, तब भी मर्डर जो है वो नहीं माना जाएगा। अब डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, क्या कुछ डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे मर्डर में भी क्या बोला कि किसी पर्सन की डेथ होनी चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको नॉलेज था कि पहले से कि उस पर्सन की यदि मैं थोड़ा सा चोट पहुंचाऊंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आपको देखी होंगी जो कि सिमिलर थी। अब है आपका डिस्टिंक्शन, डिफरेंस क्या है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में। तो डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी इज अ मेन डिस्टिंक्शन है बिटवीन द मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। इन इंस्टांस ऑफ मर्डर द लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी इज हायर देन द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कि मर्डर के केस में जो है वो, मर्डर के केस में क्या है कि जो लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी है, यानी कि इंटेंशन जो है वो आपकी या क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो हायर होती है इन द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड के कंपैरिजन में। ठीक है,
और एवरी होमिसाइड इज द फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबल होमिसाइड, कि प्रत्येक हत्या सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक जिम्मेदार हत्या होती है। हाउएवर नॉट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता, लेकिन हर होमिसाइड, हर मर्डर जो है वो पहले कल्पेबल होमिसाइड होता है। टू पुट इट अनदर वे, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होमिसाइड इज अ जेनर्स, वेयर इज अ मर्डर इज सिंपली स्पीसीज। ठीक है, कि जिम्मेदार हत्या एक क्या है, जिन्स है, और हत्या केवल क्या है, प्रजाति है। द टर्म मर्डर हैज डिफाइंड सेक्शन 300, जो मर्डर है वो आपका डिफाइन करा है सेक्शन 300 में। सेक्शन 304 में जो है वो क्या बताई की है, मर्डर की पनिशमेंट बताई की है। ठीक है, इट इज इलीगल अंडर सेक्शन 302 और 304 तो नहीं कहा मैंने, 302, ठीक है, 302 ऑफ क्रिमिनल कोड, यानी कि इंडियन पेनल कोड। कल्पेबल होमिसाइड क्या लेस सीरियस क्राइम है, ठीक है, जो मर्डर है वो आपका हाई सीरियस क्राइम है, और जो कल्पेबल होमिसाइड है इसको पेनलाइज किया गया सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पेनल कोड। कल्पेबल होमिसाइड को 302 में मर्डर की पनिशमेंट दी गई। देयर इज अ नैरो लाइन बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, और येट इट इज द डिस्क्रिमिनेबल, यहाँ ये बोला कि गैर इरादन हत्या और हत्या के बीच में जो है वो संकरी एक छोटा सा क्या है, नैरो लाइन का डिफरेंस है। दो अपराधों की पहचान करने के लिए सेक्शन 300 में अलग अलग खंडों में निहित महत्वपूर्ण शब्दों को जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। एक केस है, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्रा वर्सेस आर पुनैया का मामला है 1975 का। यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था, देयर आर द 3 डिग्री एंड द टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड रिकॉग्नाइज बाय द कोर्ट। ठीक है, कि देयर आर द 3 डिग्री एंड द टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड रिकॉग्नाइज बाय कोर्ट। इन सेक्शन 300 कल्पेबल होमिसाइड इज इन द फर्स्ट डिग्री इज डिफाइंड एज अ मर्डर। ठीक है, कि सेक्शन 300 में जो है वो पहली डिग्री में गैर इरादत हत्या को हत्या के रूप में परिभाषित जो है वो किया गया है, और गैर इरादत हत्या का सबसे गंभीर प्रकार है। ठीक है, ये बोला है कि सेक्शन 300 कल्पेबल होमिसाइड इन द फर्स्ट डिग्री इज डिफाइंड as a murder and it is the most serious type of culpable homicide। सेकेंड डिग्री क्या होता है आपका, कल्पेबल होमिसाइड होता है, जिसको हम कल्पेबल होमिसाइड के नाम से जानते हैं, और इसको पेनलाइज किया है सेक्शन 304 क्लॉज फर्स्ट में। और आपका लोएस्ट लेवल क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड इज इन अ थर्ड डिग्री एंड इट इज पेनलाइज अंडर सेक्शन 304 क्लॉज 2, and the court must first determine whether the death in question was caused by the accused action। अदालतों को सबसे पहले, या अदालतों को पहले ये निर्धारित करना चाहिए कि क्या मौत आरोपी के कारणों के कारण हुई थी। यदि आरोपी की हरकतें सकारात्मक हैं तो सेक्शन 300 पर जो है वो विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट को सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर द डेथ इन क्वेश्चन was caused by the accused action। if the cause action are affirmative, जो cause action है, accused action है, वो affirmative है, section 300 should be considered। और culpable homicide by causing the death of a person other than the person those death was intended under section 300 of Indian Penal Code। उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनकर या बनाकर, ठीक है, गैर इरादन कल्पेबल होमिसाइड जिसकी मृत्यु का इरादा था। ठीक है, सेक्शन 301 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंदर क्या बोला है, यदि एक्यूज जो है वो प्लान करता है और उसको नॉलेज है कि उसका एक्शन जो है वो किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देगा, और द एक्यूज्ड हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अ पर्सन इवन if the offender had no intention or knowledge that the act would result in the death of a person or who was actually murdered। कि इस कृत्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी, भले ही अपराधी को का कोई इरादा या ज्ञान ना हो कि इस कृत्य के परिणाम स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी जिसकी वास्तव में हत्या जो है वो कर दी गई थी। ठीक है, एक्ट मस्ट, ठीक है, ये एक्ट मस्ट रिजल्ट द डेथ ऑफ अ पर्सन, कि जो एक्ट हुआ, ठीक है, ये जो एक्ट किया गया
जिसका रिजल्ट क्या निकला, किसी पर्सन की डेथ हो गई। इवन इफ द ऑफेंडर हैड नो इंटेंशन और नॉलेज दैट एक्ट वुड रिजल्ट इन डेथ ऑफ अ पर्सन हु वाज एक्चुअली मर्डर, ठीक है, कि जिसकी वास्तविक में जो है वो हत्या कर दी गई थी। इन द फोरगोइंग सिचुएशन, पूर्वगामी स्थिति में, the accused would face the same punishment as if he had killed the person whose death he intended, knew or was likely to kill, ठीक है। पूर्वगामी स्थिति में अभियुक्ति को उसी सजा का सामना करना पड़ेगा जैसे कि उसने उस व्यक्ति को जो है वो मार डाला था। इसकी मृत्यु का वह इरादा रखता था, जनता ये जानता था कि मारने की संभावना है, यानी कि वो जानता था कि यहाँ पर किसी पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है, यानी कि मैंने जो एक्ट किया है जिसके कारण एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। इन द फोरगोइंग सिचुएशन द अक्यूज्ड वुड फेस, कि अक्यूज्ड फेस करेगा पनिशमेंट, क्योंकि अब किसी ने डेथ करी है, कुछ एक्ट किया है, गलत काम किया है, तो वहां पर उसको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर मैलिस इज द ब्रॉड नेम फॉर द नोशन इन चाइन सेक्शन 301A, सेक्शन 301, कि डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर मैलिस यानी कि हस्तांतरित देश का सिद्धांत सेक्शन 301 में निहित धारणा का व्यापक नाम है। और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो वह किसी दुर्घटना या त्रुटि के कारण होता है जिससे मृत्यु हो जाती है और अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी होता है। A person those cases fall under 301 will be penalized under 302 or 304 depending on the situation, कि एक व्यक्ति जिसका मामला 301 के तहत आता है उसे स्थिति के आधार पर जो सेक्शन 302 और सेक्शन 304 के तहत जो है वो दंडित किया जा रहा है, ठीक है। अब है आपका डॉरी डेथ, ठीक है, समझ आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, बताएंगे जल्दी से। चलो चलो डॉरी डेथ, ठीक है। दिस इज अ क्राइम दैट इज कमिटेड अगेंस्ट द लेडी, एक ऐसा क्राइम है जो कि किसी लेडी के खिलाफ जो है वो कमिट किया जाता है। डॉरी एक ऐसा क्राइम है जो कि एग्जिस्टेड है इंडियन सिविलाइजेशन 100 की 100 सालों के मतलब कई सालों से जो चला रहा है, ठीक है। और आजकल के टाइम में देखें तो किसी किसी एरिया में जो है वो ये दहेज प्रथा अभी भी चल रही है, लेकिन काफी एरिया में जो है वो बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है या लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा एजुकेशन जो है वो ले रही हैं, ज्यादा एजुकेटेड हो रही हैं, जिसके कारण एक तो लड़कियों की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है कि जो आजकल की जब शादियां हो रही है तो क्या हो रहा है कि लड़के वाले कह रहे हैं कि हम लड़की वालों की शादी का खर्चा भी कर देंगे, भाई हमें लड़की दे दो शादी के लिए, है ना। मतलब हम लोग क्या कर देंगे कि दोनों तरफ से यदि कहीं ऐसे मतलब फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है तो दोनों साइड का खर्चा करते हैं इतना ज्यादा। मतलब हमारे एरिया में तो इतना ये हो गया है कि डॉरी तो दूर की बात है कि आजकल इतनी ज्यादा जो है वो कह रहे हैं ना कि कमी आ गई लड़कियों की, कि ये कह रहे हैं कि आपकी शादी का खर्चा हम कर देंगे, दोनों साइड का, लड़के वाले लड़कियों की साइड का भी जो है वो खर्चा कर देंगे और आप हमें लड़की दे दो शादी के लिए, है ना। इतना ज्यादा मतलब ठीक है सिस्टम, इतना डॉरी की डिमांड करना तो बहुत दूर की बात रह गई है आजकल के टाइम में, ठीक है। अब पता नहीं आप लोगों के एरिया में ये है, हरियाणा में तो मैंने सुना है कि आज भी जो है वो दहेज लिया जाता है, बल्कि खुद डिमांड किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे साइड में काफी कम हो गया ये सिस्टम, ठीक है। तो चलो, दिस इज अ क्राइम दैट इज कमिटेड अगेंस्ट अ लेडी एंड डॉरी इज अ क्राइम, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में दारी थी जो कि हमारी साइड चल रही है, ठीक है। लेकिन अपने अपने एरिया का अपना अपना हिसाब है। रेखा जी की साइड तो बहुत ज्यादा डॉरी डिमांड करी जाती है ना। रेखा जी हैं क्लास में? मजाक कर रही हूँ वैसे तो। चलो
तो दिस इज अ क्राइम दैट इज कमिटेड अगेंस्ट अ लेडी। ठीक है, कैसा क्राइम होता है जिसको कमिट किया जाता है अगेंस्ट अ लेडी। एंड डॉरी इज अ क्राइम। देखा जी, सोई तो नहीं गई, नींद तो नहीं आ गई आपको? है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर से क्लास चली है, भाई थोड़ा सा सो ही लेते हैं क्लास सुनते सुनते, है ना। चलो, डॉरी एक ऐसा क्राइम है जो कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में बहुत सालों पुराना चला आ रहा है। कई प्रयास हुए, नहीं, चलो, आप जवाब नहीं दे रही थी इसलिए थोड़ा सा मजाक किया मैंने। चलो, तो चलो, ठीक है कि कई प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन ये बुराई अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले, मतलब टोटली कंप्लीट जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। द वर्ड डॉरी अंडर सेक्शन 304 बी ऑफ इंडियन पनल कोड में जो सेम मीनिंग, जो डॉरी का मीनिंग है वो सेम सेक्शन 2 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में जो है वो बताया गया है। इसमें डिफाइन करा गया है वर्ड एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्री टू बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, कि इस शब्द, जो इस शब्द को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली संपत्ति। हाँ, एक बुरी प्रथा है। चलो, नहीं, वैसे तो चलो अपनी इच्छा से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए कोई पेरेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, चलो जिस टाइम शादी हो रही है, चलो कहते हैं कि कन्यादान करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो दे रहे हैं अपनी इच्छा से, वो तो चलो कि पेरेंट्स का होता है कि वो नहीं मानते, वो दे देते हैं। पर जो देखा देखी में बाकी लोग कर रहे हैं वो गलत है, और जो लोग सामने से डिमांड कर रहे हैं वो गलत है। अब देखो कि कोई कोई फैमिलीज हमने देखी होगी ना, वो क्या करती हैं, जैसे कि कोई बहुत अच्छी, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा है, ठीक है, तो वो फैमिली जब अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो ढेर सारा सामान दे रहे हैं, है ना। लेकिन अब वो दे रहे हैं, उनकी देखा देखी में जो मिडिल क्लास लोग होंगे वो भी देखेंगे, वो भी देंगे। हो सकता है कि उन सामान को देने के लिए, शादी को करने के लिए उनको कई साल तक जो है वो लोन लेना पड़ जाए, या कई सालों तक वो भरते ही नहीं खत्म होता, है ना। तो इस तरह से यदि किया जाता है तो वो चीज गलत है, कि किसी की देखा देखी जो दिया जा रहा है और जो सामने वाले डिमांड कर रहे हैं वो गलत। ठीक है, इसीलिए तो ये इसको क्राइम बनाया है, इसीलिए तो इसको इसके लिए पनिशमेंट बनाई है कि ये चीज गलत है। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। जैसे कि अब ना, कम से कम आजकल का टाइम आ गया है, आजकल के टाइम में दहेज देने से अच्छा है तो आप अपनी बेटियों को पहले सक्षम बना लो। थोड़ा कमाए, महीने के 10 कमाए, 5 कमाए, 10 कमाए, 15,000 कमाए, जितना भी कमाए, ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी कमाए, कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, बस। इससे ज्यादा, इससे पहले शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जरूरी है कि आप लाखों में शादियों में खर्चा कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप उनकी एजुकेशन पर खर्चा कर दो, थोड़ा सा वेट करके शादियां करो। उससे क्या होगा कि उनकी, कम से कम वो अपनी अब पैरों पर स्टैंड हो जाएंगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो ना तो आपको ये सब सामान देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही तो वो किसी पर डिपेंडेंट। और आजकल का टाइम है ना, जहां पर चाहे लड़का लाखों ही कमाता हो, लड़की कम ही कमाती हो, ज्यादा ही कमाती हो, जितना भी कमाती हो, लेकिन दोनों को ही कमाना जरूरी है आजकल की महंगाई के टाइम में। एक तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बनी रहती है, और ठीक है, काम भी चला रहता है। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं तो लाइफ भी अच्छी चलती है। यदि फ्री है होते हैं तो क्या, खाली दिमाग शैतान का घर, तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं रिश्तों में, और ज्यादा टेंशन होती हैं। इससे अच्छा है कि अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहो, सब चीजें जो है वो अच्छे से चलेंगी। ठीक है, फैमिली भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है जब आप काम करते हो सब। ठीक है, चलो, तो द वर्ड डॉरी, जिसका सेम मीनिंग है कितना, ये क्या लिख रही है रेखा जी?
रेखा जी दोबारा से लिखना, ठीक है, दोबारा से बताना क्या लिखा है। चलो, तो डॉरी, हाँ लड़ाई नहीं होती बिल्कुल, सच में कि दोनों जैसे कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, है ना, हो सकता है कि एक वीकेंड पर एक ही, मतलब एक डे संडे है जिस दिन छुट्टी है, तो दोनों पर्सन ना अपने अपने काम में बिजी हैं, तो लड़ाई सच में नहीं होती। और जब फ्री हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है। जैसे लड़की यदि घर में ही है तो वो दो बातें इधर की सुन रही है, दो बातें उधर की सुन रही है, और ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है। शाम को आके फिर ये कहेंगी कि उसकी पत्नी ने, उसके पति ने उसको ये गिफ्ट दिया, ये दिया, वो दिया, और सब ये सब चीजें जो है वो होती है सच में। यदि दोनों कमाएंगे, दोनों बिजी रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। एक तो वो हस्बैंड से डिमांड करने से अच्छा है कि वो खुद से ले लेगी जितनी उसको जरूरत है। जब इंसान कमाने लगता है तो उसको पता चलता है कि कितनी ज्यादा मेहनत से कमाया जाता है, तो वो खर्च भी बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब डॉरी अंडर सेक्शन 304 बी में इंडियन पेनल कोड में जो सेम मीनिंग बताया जाए सेक्शन 2 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जहां पर डिफाइन करा गया है कि एनी प्रॉपर्टी, एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि एट द टाइम ऑफ मैरिज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो या तो दिए जाती है या एग्री होते हैं कि हम देंगे, ठीक है, वो होता है आपका डॉरी। और बाय वन पार्टी कब कब दी जाती है, द वन पार्टी एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी टू मैरिज, ठीक है, बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज, ठीक है, दोनों पक्षों के माता पिता जो है वो देते हैं, ठीक है, और बाय एनी अनदर पर्सन और आइदर पार्टी टू द मैरिज, कि किसी भी पक्ष के माता पिता द्वारा विवाह के लिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह की किसी भी पक्ष के लिए जो है वो नहीं, या बाय अनदर पर्सन और आइदर पार्टी टू अ मैरिज, ठीक है, किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी पार्टी और टू द मैरिज को जो है वो दिया जाता है, तो सब आपका डॉरी होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम। After the three occasion, the marriage is in connection with the said party of marriage, ठीक है। सेक्शन 304 आपका बताता है किसके बारे में, डॉरी डेथ के बारे में। तो सेक्शन 304 बी, to construct a case of dowry death, a woman must have dead in the wounds or other physical injury or otherwise under the normal circumstances within a 7 year of marriage, and she should have been subjected to the brutality or harassment by her husband or in-laws in connection with the dowry demand shortly before his death, बिफोर हर डेथ। सेक्शन 304 बी के तहत जो है वो दहेज हत्या का मामला बनाने के लिए महिला की शादी के 7 साल के भीतर जलने या, यानी कि यहाँ पर ये बोला है कि शादी होगी, जिस दिन से शादी उससे 7 सालों के भीतर जलने, यानी कि किसी की जलकर मौत हो, जलने से या अदर कोई फिजिकल इंजरी हुई कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से परे, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से परे जाके 7 सालों के भीतर यदि क्या होती है, किसी पर्सन की डेथ होती है, she should she should have been subjected to the brutality or harassment by her husband or in-laws in connection with the dowry demand shortly before her death, ठीक है। हाँ, फांसी लगाने से, चोट लगने से, हाँ किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से परे जाके, ठीक है, तो उसकी मौत से कुछ मतलब, और साथ ही साथ उसकी डेथ से कुछ समय पहले, यानी कुछ समय किसी ने सुना हो कि उसके पति, उसके ससुराल वाले क्या करते हैं, डॉरी की डिमांड करते हैं, ठीक है, किसी ने भी थोड़ा बहुत सुना हो। एक केस था, एक इन द केस ऑफ द कमेश पंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि की इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं डॉरी डेथ के, सेक्शन 304 बी ऑफ इंडियन पेनल कोड फॉलोज। कौन कौन से, यदि वुमेन जो है, वुमेन की डेथ जो है वो, हाँ ठीक है, कि उस वुमेन की डेथ हुई क्यों, देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट कि कुछ की इंग्रेडिएंट बताए हैं, यदि ये इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं तो इट मींस कि उस पर्सन पर सेक्शन 304 बी जो है वो लगेगा। कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, कि एक वुमेन की डेथ हुई, वो डेथ क्यों हुई, कि बहुत सुना है, करते हैं डिमांड, हाँ
बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे अब प्रैक्टिकल आपने केस सुने होंगे, ऐसा होता है। जितनी मर्जी सोसाइटी डेवलप हो जाए, किसी किसी एरिया में, जरूरी नहीं है मैं ये कहूंगी कि हमारी साइड, मैं ये कह रही हूँ कि हमारी साइड काफी हद तक, बट पूरी तरह कंप्लीट कहीं भी नहीं होता। आप कहीं भी ये कहो कि कोई पर्टिकुलर एरिया, आप ये कहो कि दिल्ली, चंडीगढ़, ये सिटीज एरिया है, ठीक है, शहरी इलाके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेवलप हैं, थोड़े बहुत, ठीक है, काफी ज्यादा डेवलप। गांवों के मुकाबले काफी फैसिलिटी है, काफी ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ एक फैमिली। हाँ, तभी तो मैंने कहा था कि आपकी साइड, मैंने पहले भी आपसे सुना है ना कि आपकी साइड बहुत ज्यादा लेना देना होता है। हाँ मैम, मेरे साइड तो बहुत ज्यादा लेना देना है, सच में। ठीक है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जितना मर्जी डेवलप एरिया हो गया हो, लेकिन कोई ना कोई फैमिली तो ऐसी आपको मिल ही जाएगी जो कि इसी तरह की सोच रखने वाली। तो अब इस केस में बताया गया था कि वुमेन की डेथ जब होती है, वो किस कारण से हो रही है? बर्न्स के कारण, यानी कि जलने से। शादी में 30, 40 और 50 लाख लगा देते हैं। अरे इतना लगाने से तो अच्छा है ना कि इसको सेव कर लो, कम से कम फ्यूचर में तो बैठ के खाएंगे। हमारे साइड इतना नहीं होता। हाँ, हमारे साइड जैसे कि अब जैसे खर्चा वगैरह ज्यादा हो गया है, तो बट मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो कितना हो जाएगा, सब सामान वगैरह या सब कुछ लेने में। जो और हमारी साइड शादियां भी 3 दिन चलती हैं, ठीक है, 3 दिन चलती है। ठीक है, थोड़ा सा गांव भी, हम म्युनिसिपैलिटी में आते हैं वैसे तो। ठीक है, पहले हम पंचायत में आते थे, लेकिन अब म्युनिसिपैलिटी में आते हैं। लेकिन फिर भी गांव के टच में है। तो गांव वाली शादी है तो लगभग 10 लाख तक जो है, मतलब 10 लाख भी ज्यादा बोल दिया। ठीक है, इतना, मतलब 10 लाख तक, 8-9 लाख तक बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी होती है। बस ये है कि डॉरी की ज्यादा इतना नहीं है कि डिमांड वगैरह कर। मैंने सुना है, रेखा जी, आपके साइड हमारी ना एक सीनियर थी, उनकी शादी हुई, तो उन्होंने भी खुद से डिमांड किया था। तो ये चीज, डिमांड करने वाली चीज गलत है। मैंने पहले भी कहा ना, ये डिमांड करने वाली गलत जो है वो, गाड़ी, गहने, बड़ी गाड़ी, अच्छा ये सब देना पड़ता है। चलो, हमारे साइड मतलब ऐसे सब, सच में मैंने सुना कि हमारे यहाँ मंडी से जो है वो शादी हुई थी एक लड़की की, आपके साइड। तो वो लड़का यूपी पुलिस में है, यूपी नहीं, सॉरी, हरियाणा पुलिस में, हाँ हरियाणा में उसकी शादी हुई है। तो वो वहां पर पुलिस में है। तो जितनी ज्यादा बोला है, हमारी साइड इतना करते हैं कि जितना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा लड़का जॉब में लगा हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो उतनी ही ज्यादा। अरे तुम लोग खुद पर खुद से कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, इससे तो अच्छा है ना कि खुद को कमाओ, खुद के लिए रखो, खुद सेव करो, ऐसे किसी दूसरे से डिमांड क्यों कर रहे हो? कभी आपको बुलाऊंगी जब हमारे यहाँ शादी होगी। अच्छा, जरूर आएंगे। मैम नहीं दें तो इंसल्ट मानते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। बल्कि दें तो इंसल्ट मानी चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे से जो है वो, हाँ अपनी साइड, हाँ आप, अच्छा अपनी साइड नहीं, हमारी साइड भी कम है ऐसा डिमांड विमांड करना। ठीक है, डिमांड तो नहीं की जाती, डिमांड तो नहीं की जाती, लेकिन खुद से यदि पेरेंट्स दे रहे हैं तब भी इतना नहीं। जैसे कि नॉर्मल सामान होता है ना, वो दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो, जैसे कि किचन का थोड़ा बहुत सामान हो गया, जैसे किचन सेट वगैरह। ठीक है, पैसे हैं हमारे यहाँ लोगों की जमीन। अच्छा, जमीन बिकी हुई है। अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, देखो किसी के घर में बेटी है, तो उसको तो बचपन से टेंशन होती हो जाती होनी आपकी साइड तो, कि बिकी, मतलब कि अब इसकी शादी करेंगे तो इतना ज्यादा खर्चा होगा। तब तो जैसे कि हमारे साइड ना इतना नहीं है, कि टेंशन नहीं है इतनी ज्यादा, ना ही तो लेन देन होता है, तभी तो हाँ, हमारे साइड ऐसे मानते हैं कि अपनी स्टेट में शादी करनी चाहिए, बाहर पता ही नहीं होता कि लोग कैसे कैसे हो गए, है ना। पैसे हैं हमारे यहाँ लोगों की, जमीन बिकी हुई है। गलत बात है ये चीजें तो बहुत गलत है, और मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि कैसे कैसे लोग हैं।
अच्छा, आप बताओ कि अभी मेरे यहाँ 1 गज जमीन 4.5 लाख की है। अच्छा, ये तो गलत चीज है। यदि यही सब कारण थे जब कन्या भ्रूण हत्या जो है वो करी जाती थी। क्यों? क्योंकि लोग डरते थे। लड़कियों पैदा होने से पहले ही डरते थे कि हम इनकी शादियां कैसे करेंगे। लेकिन आप लोगों को ना, रेखा जी आप मत करना अपनी साइड शादी, दूर करना कहीं अच्छी जगह जहां ये सब चीजें ना हो। ठीक है, चलो। तो मेंस डेथ, चलो इस केस में क्या हुआ था कि कामेश पंजियार के केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि की इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। अच्छा, आप कभी गुड़गांव में आना, ठीक है। चलो, गुड़गांव में तो बहुत सारे लोग जो है हमारे यहाँ से जॉब करते हैं। किसी इंडस्ट्रियल एरिया होगा आपके यहाँ ना, वहां पर जॉब करने करते हैं वहां पर लोग। चलो, तो इस केस में क्या हुआ था, डोरी डेथ के कुछ इंग्रेडिएंट बताए थे। ये कहा था कि वुमेन्स डेथ शुड कॉज वन, कि वुमेन की डेथ होनी चाहिए किस कारण, या तो जलने के कारण, फिजिकल इंजरी के कारण, और या सम अनयूजुअल इवेंट के कारण। अच्छा, साइबर हब है, ठीक है। चलो, और साथ ही साथ, और जो डेथ हुई है वो कितने टाइम के भीतर होनी चाहिए, 7 साल के भीतर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और हर हस्बैंड या उसके हस्बैंड के द्वारा या उसके रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड के द्वारा जो उसको उसके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए क्रुएलिटी के लिए, और हरास किया जाना चाहिए कि उसके पति और रिश्तेदार ने उसके साथ जो है क्रूड व्यवहार किया हो और उसे परेशान किया हो। सच क्रुएलिटी और हरासमेंट शुड बी रिस्पॉन्स और इन कंजंक्शन विद द डॉरी डिमांड। इस तरह की क्रूरता और उत्पीड़न जो है वो दहेज की मांग के जवाब में या उसके साथ संयोजन के रूप में जो है वो होना चाहिए। इट मस्ट प्रूवन दैट लेडी वॉज सब्जेक्टेड टू सच ब्रुटेलिटी और हरासमेंट शॉर्टली बिफोर हर डेथ। ये साबित होना चाहिए कि जो महिला है उसको मृत्यु से पहले उसके साथ जो है वो क्रूर व्यवहार किया गया हो, हरास किया गया हो, डॉरी की डिमांड करी। ठीक है, और ठीक है, ये सब जो है वो किस में बताए थे, सेक्शन 304 आईपीसी 304 बी ऑफ आईपीसी में जो है वो ये बताए थे कि ये इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं। इट मींस कि उस पर्सन ने डॉरी डेथ करी है और उसको उसके हस्बैंड को और उसके रिलेटिव्स को जो है पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब है आपका सेक्शन 319 से लेकर 338। यहाँ पर हर्ट, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर्ट यानी कि चोट, वो सिंपल भी हो सकती है, ग्रीवियस भी हो सकती है। इज वन ऑफ मेनी ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के खिलाफ जो है वो कई अपराधों में से एक है, और सेक्शन 319 से लेकर 338 डील करता है इंजरी एंड मैनी फॉर्म एंड इट्स मैनी फॉर्म। ठीक है, कि चोट या इसके कई रूपों से संबंधित है। द टर्म इंजरी इज डिफाइंड सेक्शन 319। जो टर्म इंजरी है उसको डिफाइन करा है सेक्शन 319 में। और वेयर एज सेक्शन 320 स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ इंजरीज एंड दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ग्रीवियस। ठीक है, कि चोट शब्द को जो है वो सेक्शन 319 में परिभाषित जो है वो किया गया है, जबकि सेक्शन 320 में उन चोटों के प्रकारों को निर्दिष्ट जो है वो किया गया है जिन्हें गंभीर रूप से वर्गीकृत किया गया। 319 में सिंपल हर्ट बताया है, 319 जो कि सिंपल हर्ट की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 319 सिंपल हर्ट, सेक्शन 319 डिफाइन करता है सिंपल हर्ट अकॉर्डिंग टू विच however cause bodily pain, disease, infirmity to any person is said to cause hurt। सेक्शन 319 में डिफाइन करा है सिंपल हर्ट अकॉर्डिंग टू इस सेक्शन however cause bodily pain, जब भी किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द होता है, बीमारी और दुर्लभता का कारण बनता है। यानी कि आपने किसी को चोट पहुंचाई जिसके कारण या तो उसको पेन हो गया या कोई ना कोई छोटी सी बीमारी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि इस पर्सन ने कॉज किया है हर्ट। द टर्म बॉडली इंजरी यानी बॉडली पेन रेदर इंडिकेट द पेन मस्ट बी फिजिकल। ठीक है, कि
ओनली फिजिकल पेन की यहाँ पर बात करेगी, मेंटल की यहाँ पर बात नहीं करेगी। मानसिक दर्द की बजाय शारीरिक दर्द जो है वो होना चाहिए। रिजल्ट क्या निकले? एज रिजल्ट इन्फ्लिक्टिंग मेंटल और इमोशनल हार्म ऑन समवन will not be considered injury under section 390। नतीजन किसी को मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाना सेक्शन 319 के तहत जो है वो चोट नहीं माना जाएगा। However, there is a no requirement that victims suffer any visible injuries in order to fall under this clause। हालांकि इस खंड के तहत जो है वो आने के लिए एक यह आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित को कोई दिखाई देने वाली चोट लगी। सेक्शन 319 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो कि किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक असुविधा और बीमारी या विकलांगता का कारण बनता है तो उसे चोट पहुंचाने के लिए माना जाता है। ठीक है। Anyone who cause a bodily discomfort, sickness, disability to another person is considered to inflicting injury according to section 319 of Indian Penal Code। ठीक है। अब है आपका असेंशियल्स क्या है। सबसे पहले बॉडली पेन, डिसीज और इन्फॉर्मिटी मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड। बॉडली पेन इज टाइप ऑफ हार्म। ठीक है, कि शारीरिक दर्द मामूली नुकसान के अपवाद के साथ जो है वो एक प्रकार का नुकसान है जिसके लिए कोई आपत्ति जो है वो नहीं करेगा। बॉडली पेन इज अ टाइप ऑफ हार्म विद द एक्सेप्शन ऑफ माइनर हार्म। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ माइनर हार्म विच नो वन वुड ऑब्जेक्ट। और प्रिकिंग यानी कि आप जब किसी नुकीली चीज को, अच्छा बस अब कितना मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 10 मिनट रुक जाओ फिर फ्री हो जाएंगे। ठीक है। बॉडली पेन इज अ टाइप ऑफ हार्म। ठीक है, बॉडली पेन इज टाइप ऑफ विद द एक्सेप्शन ऑफ माइनर हार्म फॉर विच नो वन वुड ऑब्जेक्ट। एंड जैसे कि कोई नुकीली चीज नुकीली वस्तु को चुभाना, किसी के चेहरे पर मारना, किसी महिला के बाल खींचना शारीरिक दर्द के कुछ उदाहरण हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुख कितने समय तक रहता है। जब किसी का अंग नियमित रूप से काम करने में असमर्थ होता है तो इसे दुर्लभता के रूप में जो है वो संदर्भित किया जाता है। ठीक है। और दूसरा है कि इट मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एक्यूज्ड ओन विल, कि ये रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि किसी को बॉडली पेन पहुंचाया जा रहा है तो वो किसी ह्यूमन की एक्यूज्ड की बिल पर, ओन बिल के द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर्सन ने कहा कि इसको चोट पहुंचा दो, नहीं। तो अभियुक्त की अपनी इच्छा का परिणाम जो है वो होना चाहिए। एक्यूज्ड की अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो होना चाहिए। द एक्यूज्ड मराना गॉर्डन वर्सेस अननोन। ठीक है, 1940 का मामला है। wanted money from the deceased which he owned him। ठीक है, कि ये बोला कि मामले में आरोपी मृतक से पैसा चाहता था जो उसने बकाया, जो उस पर बकाया था। पहले से पैसे लिए होंगे उसने, किसी ने वापस नहीं किए होंगे, तो मृतक ने कहा कि वह बाद में भुगतान करेगा और इसके बाद आरोपी ने उसके पेट पर लात मार दी जिससे पीड़ित जो है वो गिर गया और उसी टाइम उसकी मौत हो गई। आरोपी को नुकसान पहुंचने का दोषी पाया गया क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसका इरादा था, कि वो समझता था कि एकदम छोट पेट पर लात मार दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, किसी पर्सन की डेथ ही हो जाएगी। ठीक है। अब है आपका सेक्शन 320 जहां पर ग्रीवियस हर्ट बताया गया। कुछ फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट बताए गए हैं जो कि ग्रीवियस हैं। कौन कौन से? जैसे कि एमस्कुलेशन, मेकिंग अ पर्सन सेक्सुअली इनकैपेबल और वीक, कि आपने किसी पर्सन को इस तरह से चोट पहुंचाई जिसके कारण वो क्या हो गया, इनकैपेबल हो गया और वीक हो गया। ठीक है, सेक्सुअली इनकैपेबल और वीक हो गया। लॉस ऑफ विजन वन आई, यानी कि एक आंख से उसको दिखना बंद हो गया। रेस्ट ऑफ वंस लाइफ, कि पूरी की पूरी लाइफ में मतलब उसको उम्र जो है उस अब एक आंख में नहीं दिखेगा। परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग और वन और बोथ ईयर्स, एक या दोनों कानों से जो है वो सुनना उसे बंद हो गया। किसी भी सदस्य या संयुक्त का निजीकरण, यानी कि किसी मेंबर और ज्वाइंट बीइंग क्या बोला कि किसी हड्डी के जोड़ में जो है वो पेन हो गया। डिस्ट्रक्शन, की किसी डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, किसी भी सदस्य या जोड़ की शक्तियों का विनाश या स्थायी होना। ठीक है, स्थायी हानि। ठीक है। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, ठीक है, सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत होना। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन
और बोन और टूथ, ठीक है, कि हड्डी और दांत का फ्रैक्चर या अव्यवस्था। Any injury that put the sufferer life or jeopardy or render him or unable to pursue his normal activities for the period of 28 days due to the sufficient bodily pain। किसी कोई भी चोट जो कि व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती है और उसे महत्वपूर्ण शारीरिक दर्द के कारण जो है वो 20 दिनों की अवधि के लिए जो है वो उसको पेन होता रहा, यानी कि मतलब इतना पेन हुआ कि 20 डेज तक जो है वो अपना वो कोई काम नहीं कर पाया, उसको बॉडली पेन होता रहा जिसके कारण वो पहले तो कोई काम नहीं कर पाया, साथ ही साथ जो है वो उसको बेड रेस्ट बताया गया था डॉक्टर के पास। अब सेक्शन 321 में बोला, एज पर सेक्शन 321 एनीवन who does anything with the intent of inflicting harm to another person and succeed in doing so voluntarily commits harm। सेक्शन 321 के अनुसार ये बोला क्या कि कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचने के इरादे से कुछ भी करता है जो कि ऐसा करने में सफल होता है तो वो स्वेच्छा से जो है चोट पहुंचाता है, और सच एक्ट मस्ट बी कमिटेड, ठीक है, इस तरह का कार्य जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है, और विद इंटेंशन, कि इस इंटेंशन के साथ नुकसान पहुंचने के इरादे से जो है वो किया जाना चाहिए, नहीं तो, और विद द इंटेंशन टू कॉजिंग हार्म टू एनी पर्सन, किसी को नुकसान पहुंचने के इरादे से, ठीक है, और द ऑफेंस, इस 321 के ऑफेंस के लिए जो है वो पनिशमेंट कहां पर बताएगी, 323 में जो है बताएगी, either 1 year of prison and a fine of up to 1000 और both, ठीक है, कि 323 के लिए जो है वो पनिशमेंट कितनी बताई गई है, 1 year की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन कितना 1000 रुपीज और बोथ, इट इज नॉन कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल, और आपका नॉन कॉग्निजेबल है आपका विदाउट वारंट जो है वो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बेलेबल है कि बेल मिल जाएगी, कंपाउंडेबल है समझौता किया जा सकता है, और मजिस्ट्रेट जो है वो ट्राई कर सकते हैं इस केस को। समझ आ गया, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, कि उस किसी ने हर्ट कॉज किया तो खुद की वॉलंटरली इच्छा से किया, ठीक है, कि anyone who does anything with intent to inflicting harm to another person and succeed to doing so voluntarily commit hurt, such act must have been committed with intention, इस इंटेंशन से कि उसने जो हार्म कॉज किया उसकी इंटेंशन थी, नुकसान पहुंचाने के इरादे से, और इस इंटेंशन से कि उसने हार्म कॉज किया, ठीक है, यानी कि जो हार्म कॉज किया वो उसकी हार्म कॉज करने की इंटेंशन थी, और जो भी उसने किया वो उसकी खुद की इच्छा से जो है वो किया, ठीक है, वॉलंटरली। इसकी पनिशमेंट कहां पर दी गई है, सेक्शन 323 में दी गई, उसके लिए 1 year इम्प्रिजनमेंट है, प्लस जो है वो आपका फाइन कितना होगा, तो 1000 रुपीज, ठीक है, या बहुत भी हो सकता है। तो सेक्शन 334 में हर्ट बताया गया और ग्रेवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। सेक्शन 334 335 ये दोनों बात करते हैं कि सेक्शन 334 में बोला कि हर्ट जब आप कॉज करोगे ऑन प्रोवोकेशन के लिए, प्रोवोकेशन मतलब आप किसी पर्सन ने उसको उकसाया और आपने किसी को हर्ट कॉज कर दिया, ठीक है। सेक्शन 334 डिस्क्राइब करता है सर्कमस्टांसेस इन विच हार्म इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अ प्रोवोकेशन, ठीक है, कि उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिनमें उकसावे के परिणाम स्वरूप नुकसान होता है। यदि नुकसान का कारण स्वैच्छिक और गंभीर और अचानक उकसावे से संबंधित है तो जुर्माना 1 महीने की जेल या 500 रुपया जो है वो हो सकता है। जुर्माना जो है वो 1 महीने की जेल या 500 रुपया हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। एनीवन हु डज एनीथिंग विद द गोल ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हार्म टू अनदर पर्सन एंड सक्सीड्स इन डूइंग सो फेयरली कॉज अ ग्रीवियस हार्म, जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लक्ष्य के साथ जो है कुछ भी करता है और स्वतंत्र रूप से ऐसा करने में सफल होता है तो वह गंभीर नुकसान जो है वो पहुंचाता है। A person who is knowingly to cause a terrible harm to another person or then to cause grievous harm to that person is said to be freely cause grievous harm। ये एक व्यक्ति जो कि जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को भयानक नुकसान पहुंचाता है और फिर उस व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, और कहा जाता है कि उसने स्वतंत्र रूप से गंभीर नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। Accused must have committed some sort of crime,
आरोपी ने किसी तरह का अपराध किया होगा, सच एन एक्ट मस्ट हैव कमिटेड, ठीक है, उसने जो एक्ट किया वो इस तरह का कार्य जो है वो किया जाना चाहिए, इस इंटेंशन से कि उसने वो कॉज करना चाहता था ग्रीवियस हार्म, विद इंटेंशन विद इंटेंट टू कॉज ग्रीवियस हार्म, और ये जानते हुए कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि उस पर्सन को चोट पहुंच जाएगी, नोइंग दैट हार्म वाज लाइकली टू रिजल्ट and must have caused serious harm to another person as a result, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने गंभीर नुकसान होगा, ठीक है। और सेक्शन 335 ऑफ इंडियन पेनल कोड में कहा गया है कि यदि वॉलंटरली गिविंग अ सीरियस हार्म इज रिलेटेड टू ग्रेव एंड अब्रप्ट प्रोवोकेशन, द पेनल्टी विल बी रिड्यूस टू आइदर 4 years of imprisonment or fine 2000 rupees or both। कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 335 के तहत यदि स्वेच्छा से नुकसान गंभीर नुकसान पहुंचाया जाता है या गंभीर और अचानक उकसावे से संबंधित है, तो जुर्माना या तो 4 साल के लिए होगा, जुर्माना होगा या 4 साल का कारावास होगा, और फाइन कितना होगा 2000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। और वॉलंटरली कन्फाइनमेंट हम कल करेंगे, ठीक है। वॉलंटरली कन्फाइनमेंट नहीं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में इतना ही होता है कि रॉन्गफुली तरीके से किसी पर्सन को रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है कि आप इस एरिया से, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको किसी एरिया में क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप इस एरिया से बाहर नहीं जाओगे, प्रिवेंट किया जाता है द पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड द सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, और रॉन्गफुली टू कन्फाइन करके किसी पर्सन को रखा जाता है। असेंशियल क्या है, अनलॉफुल तरीके से रिस्ट्रेन किया गया हो, रोका क्या हो, और रिस्ट्रेन मस्ट एम, रिस्ट्रेन का एम क्या हो कि दूसरे पर्सन को हम प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि आप जो है वो यहां से बाहर नहीं जाओगे, सेकेंड, ठीक है। और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में क्या होता है कि आप किसी पर्सन को एक डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं, कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि आप चारों दिशाओं से बंद कर रहे हो, ठीक है, डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रेन में एक साइड जाने से जो है वो आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, ठीक है, यानी कि एक साइड जाने से रोक रहे हो, बाकी साइड से उसके पास ओपन है कि वो वापस जा सकता है, यहां जा सकता है, वहां जा सकता है, ठीक है, समझ आ गया। नजर बंद कर देना गलत तरीके से, बिल्कुल, ठीक है, मतलब एक नजरबंदी, हाँ, गलत तरीके से जो है वो किसी को प्रिवेंट करना या किसी को कन्फाइन करके रखना 4 दिशाओं में, ठीक है, यानी कि चारों दिशाओं से किसी बंद कमरे में जो है रोक के रखना, तो वो आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ज्यादा नहीं है, तो बस ये कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4 है, 5 है, 6 है, 6 यूनिट बहुत ज्यादा लंबी है। बाय बाय रेखा जी, ठीक है, सुखराम जी, थैंक यू सो मच। चलो, ये यूनिट ना बहुत लंबी, ये नहीं, 6 यूनिट बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत लंबा है, इसके अलावा जो आपके माइनर लॉ है, जैसे कि आपका एनआई एक्ट है, पार्टनरशिप है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। माइनर लॉ में भी एक एक दिन तो लग ही जाएगा, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है।